हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचर्स विजन। जैसे कि हम ए टू जेड सीरीज को डिस्कस कर रहे हैं, तो उसमें हम आगे जो है फर्दर क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, इंडिया में जो है इनेक्ट किया गया था जोग्राफिकल इंडिकेशन या फिर गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1999। ये पूछ रहे हैं कि इन ऑर्डर टू कंप्लाई विद विच ऑब्लिगेशन टू, यानी कि ये जो जीआई टैग जो है आपका जो है स्टार्ट करवाया। जैसे हम सुनते हैं ना, बहुत सारी कमोडिटीज़ को जीआई टैग मिला है। इसका मतलब जोग्राफिकली वो सब चीज़ें कैसी है, सबसे यूनिक है, इसीलिए उनको जीआई टैग दिया जाता है। तो ये जीआई टैग का एक्ट कब का है? सबसे पहले तो वही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो याद रखना है जीआई टैग का जो एक्ट है दैट इज़ ऑफ 1999। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं कि ये अगर इम्प्लीमेंट किया गया है तो किस रिगार्ड में किया है। सबसे पहली बात, गुड्स एंड सर्विसेज की अगर बात हो रही है तो वहाँ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का तो कोई काम ही नहीं है, क्योंकि यूजुअली जब भी आप जो है जीआई टैग की बात करोगे तो वो सब चीज़ों का, अगर आपने कोई चीज़ गुड बनाया है या कोई सर्विसेज आप दे रहे हो या फिर आप जो है किसी भी कमोडिटी को जीआई टैग जो है आप दे रहे हो, जैसे कि कोई कपड़ा है, कोई खाने की चीज़ है या कोई वहाँ की यूनिक चीज़ है, तो याद रखना उसका तो हमेशा ट्रेड ही किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज़ WTO। तो जब भी जीआई टैग अगर हम दे रहे हैं किसी भी कमोडिटी को, तो याद रखना है ये जीआई टैग की वजह से हम करेंगे क्या, उन चीज़ों का या तो हम सेल करेंगे या फिर हम उन चीज़ों का परचेज करेंगे, क्योंकि ज्योग्राफिकल वो चीज़ें सबसे यूनिक है। तो याद रखना वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब बात यहाँ पे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WTO की हुई है, तो इसके रिगार्ड में हमें 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की, तो ये WTO बना कब है? तो WTO की इस्टेब्लिशमेंट हमें याद करना है। पहली बार WTO की फुल फॉर्म हो जाएगी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो, एक पर्सन है वो ट्रेड करना चाहता है, ठीक है, एक पर्सन ट्रेड करना चाहता है और कहीं ना कहीं वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहता है, और सब लोग क्या कह रहे हैं, नो नो, तू नया नया बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, नहीं नहीं अभी मत करो, तुम ऐसा करो, थोड़ा वक्त ले लो, उसके बाद जब तुम्हारे पास थोड़ा कैपिटल हो तो तुम जो है इजीली ट्रेड कर लेना। तो देखो, एक जनता जो है करना क्या चाह रहा है, ट्रेड, पर सब लोग क्या कह रहे हैं, नो नो। बट याद रखना वर्ल्ड तो पूरी दुनिया है, ऑर्गेनाइजेशन भी बहुत सारी होती है, मेन क्या कंसेप्ट करना है आपको, ट्रेड में कितने वर्ड आते हैं, 5। तो याद रखना WTO की इस्टेब्लिशमेंट 1995 में होगी। अब हेडक्वार्टर्स की बात करते हैं, WTO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो देखो, WTO का हेडक्वार्टर अगर हमें याद करना है, अगर मैं एक बहुत अच्छी बिजनेसमैन बन जाती हूँ तो आने वाली मेरी फ्यूचर जनरेशन के लिए मैंने अच्छा बिजनेस खड़ा कर दिया, अगर वो इंटरेस्टेड है तो मेरे बिजनेस में वो भी आगे जो है टेक ओवर कर सकते हैं, आराम से उसको रन कर सकते हैं। तो इसका मतलब हेरिडिटरीकली मैंने उसको इस्टेब्लिश कर दिया है। तो याद रखना हेरिडिटरी मतलब जीन से हो जाएगा जेनेवा। तो याद रखना है जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, इस्टेब्लिशमेंट 1995 में हुई है। तो हम प्रोसीड कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स जो है वो असाइन की जाती है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, ये कहाँ मेंशन है? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, स्टेट गवर्नमेंट कुछ एक टैक्सेशन को लेवाई करता है, और स्टेट गवर्नमेंट जो टैक्सेशन को लेवाई करता है वो 2 तरीके से लेवाई करता है। कुछ टैक्सेस होते हैं डायरेक्ट टैक्स और कुछ एक टैक्स होते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। अगर हम बात करेंगे डायरेक्ट टैक्स की, तो वहाँ पे सिर्फ 2 पर्सन जो है आपस में कनेक्टेड होंगे। जैसे कि मान लो सरकार मुझे सैलरी दे रही है, क्योंकि मैं उनको सर्विसेज दे रही हूँ, इसके बदले में उन्होंने मुझे जो है सैलरी यानी कि इनकम दिया है। इस इनकम पे मुझे क्या पे करना पड़ता है, टैक्स। इसका मतलब मैं इनकम पे क्या दे रही हूँ, टैक्स। तो सीधा किसको दे रही हूँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना। तो यहाँ 2 पार्टीज इन्वॉल्व है ना, दैट इज डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि मैं दुकान चलेगी और मुझे दुकान में जाके दूध का पैकेट परचेज करना है, तो जो मैंने पैसे दिए हैं वो शॉपकीपर को दिए हैं, शॉपकीपर आगे फर्दर रिटेलर को देंगे, वो आगे फर्दर अपने जो आपके सप्लायर्स होंगे उनको पे करेंगे, और वो आगे जाके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पे करेंगे। तो बड़े सारे इंटरमीडिएट्स इसमें इन्वॉल्व हो गए, और जब भी आपके इंटरमीडिएट्स का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है
ऐसे जो टैक्स होते हैं उनको इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। तो हमसे पूछ रहे हैं एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स। अब देखो फार्मर है, उन्होंने एग्रीकल्चर करा है, तो कल्टिवेशन किया है, तो क्रॉप्स यील्ड करी है। अब इन क्रॉप को जो है वो अपने लिए नहीं रख देंगे, फर्दर जो है आगे सेल कर देंगे। तो सेल करने के बाद उनके पास क्या आएगी, इनकम। और इस एग्रीकल्चर पे जो इनकम आएगी वो कैसी रहेगी, टैक्सेबल इन नेचर। तो जब भी आपकी एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स की बात आएगी वो हमेशा जो है लिवाई करेगी आपकी कौन, स्टेट गवर्नमेंट। अगर हम ये टैक्सेशन स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं मेंशन होगा। तो देखो फाइनेंस कमीशन का रोल तो है ही नहीं, क्योंकि हम बात करें स्टेट गवर्नमेंट लिवाई करता है। एनडीसी की भी बात नहीं है, क्योंकि एनडीसी जो है पहले 5 ईयर प्लान को एग्जामिन करता था, बाद में जो है आपकी किसको एग्जामिन करता था, नीति आयोग को। वहीं पे इंटर स्टेट काउंसिल की भी बात नहीं है। अगर हम टैक्सेशन स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो उसका मेंशन किस में होगा, संविधान में। तो आंसर हो जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। थर्ड क्वेश्चन में हमसे पूछा गया हेडक्वार्टर्स ऑफ कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया। देखो हर एक कमोडिटी का अपना अपना एक बोर्ड होता है, उसी तरीके से हमसे पूछा जा रहा है कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है। बेंगलुरु, कोची, चेन्नई, मुंबई। सबसे पहली बात है, कॉफ़ी की प्रोडक्शन के लिए 2 कंडीशन असेंशियल होते हैं। सबसे पहली चीज़ है कॉफ़ी वहीं पे लगेगी जहाँ थ्रू आउट द ईयर जो है टेम्परेचर हाई रहे, या आप कह सकते हो टेम्परेचर जो है थ्रू आउट द ईयर कैसा रहे, सेम रहे। और दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट जो क्राइटेरिया होता है कॉफ़ी प्रोडक्शन के लिए वो ये होगा कि रेनफॉल भी कैसी होनी चाहिए, हाई। तो एक ऐसी जगह जहाँ बारिश भी बहुत ज़्यादा हो और टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा हो, उसी जगह में जो है सूटेबल एक क्राइटेरिया बनता है जहाँ पे कल्टीवेशन होगा कॉफ़ी का। तो कॉफ़ी की कल्टीवेशन की बात करें तो कॉफ़ी की कल्टीवेशन सबसे ज़्यादा होती है एक स्टेट में, दैट इज़ कर्नाटका। और कर्नाटका की जो कैपिटल है दैट इज़ बेंगलुरु। तो आंसर हो जाएगा ए, बेंगलुरु। नेक्स्ट है हेडक्वार्टर्स ऑफ जूट बोर्ड ऑफ इंडिया। अब देखो जूट की अगर हम बात करें तो जूट जो है एक तरह का है क्या, आपका जूट के फैब्रिक्स बनाए जाते हैं। अगर हम जूट की बात कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा जूट या तो आपका वेस्ट बंगाल में लगता है या बांग्लादेश में लगता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वेस्ट बंगाल की कैपिटल ए, कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है एक बैंक जिसको सेकेंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई में इंक्लूड नहीं करते उसको कैसा बैंक कहा जाता है। सबसे पहली बात है सेकेंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट ऑफ 1934 कहता क्या है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है आरबीआई एक्ट। आरबीआई में 3 वर्ड आते हैं, 3 के बाद क्या आएगा 4, तो आरबीआई एक्ट है 1934 का। तो आरबीआई का सेकेंड शेड्यूल डिफाइन करता है जो भी बैंक आपका पेड अप कैपिटल 5 लाख रेज कर सकता है, वैसे बैंक को हम कहते हैं आपका जो है शेड्यूल्ड बैंक। इसका मतलब ये पेड अप कैपिटल होती क्या चीज़ है, इसको समझते हैं। पेड अप कैपिटल का मतलब एक बैंक जो पहली बार अपने किसी शेयर को बेच रहा है और उसको बेचने के बाद कम से कम मिनिमम 5 लाख रुपए रेज कर रहा है मार्केट से, ऐसे बैंक को हम शेड्यूल्ड बैंक कहते हैं। और याद रखना ये सेकेंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट है। पर हमें पूछा गया है जो बैंक सेकेंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट में ना आए तो उनको हम क्या कह देंगे, नॉन शेड्यूल्ड बैंक। Which among the following below comes under the bank money? हमसे पूछ रहे जो भी आपको ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सी कैटेगरी बैंक मनी में आती है। नोट्स, कॉइन, ये सब आपके बैंक मनी नहीं होते हैं। वहीं पे जब भी आप बैंक मनी की बात करो तो क्रेडिट जो है बैंक मनी होगा। रीज़न बीइंग बैंक जब भी आपको पैसा देगा या फिर आप अपने अकाउंट में जो है पैसा ऐड करोगे तो वही हमेशा एक वर्ड यूज़ करते हैं, दैट इज़ क्रेडिट। और बैंक के अलावा ये क्रेडिट वर्ड और कहीं भी यूज़ नहीं होता है। तो बैंक मनी की अगर हम बात करें तो बैंक मनी हम क्रेडिट को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। टी बोर्ड इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, स्टैट्यूटरी बॉडी, रेगुलेटरी बॉडी या नन ऑफ दीज। देखो टी बोर्ड का जिक्र ये पूछ रहे क्या संविधान में है या स्टैट्यूटरी बॉडी यानी कि बाय मीन्स ऑफ लॉ। तो अगर हम टी बोर्ड की हिस्ट्री की बात करें तो टी बोर्ड का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ। टी बोर्ड की अगर हम बात करें तो सबसे पहले क्या दिख रहा है, टी में कितने वर्ड है 3 और बोर्ड में कितने हैं 5। तो याद रखना टी बोर्ड का एस्टैब्लिशमेंट करने के लिए हमने एक एक्ट लाया था दैट इज ऑफ 1953, जिसके बेसिस पे इंडिया में टी बोर्ड का एस्टैब्लिशमेंट 1 अप्रैल 1954 को हो गया था। इसका मतलब क्या हुआ
टी बोर्ड का इस्टेब्लिशमेंट हमने बाय मीन्स ऑफ लॉ करा है, और जब भी हम किसी चीज़ का इस्टेब्लिशमेंट बाय मीन्स ऑफ लॉ या फिर कोई एक्ट पास करके करते हैं, ऐसी बॉडी को हम डिफाइन करते हैं एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। तो टी बोर्ड जो है कैसा बॉडी है आपका? स्टैट्यूटरी बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेडक्वार्टर्स ऑफ टी बोर्ड ऑफ इंडिया। ये हमसे पूछ रहे टी बोर्ड का हेडक्वार्टर कहाँ है। देखो टी के लिए ना जो सुटेबल कल्टिवेशन है वो कुछ इस तरीके से है, वहाँ टेम्परेचर मॉडरेट रहना चाहिए और रेनफॉल भी एवरेज से थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए। उसी कंडीशन में जो है आपकी टी की क्या होती है? प्रोडक्शन होती है। तो यहाँ पे देखो बेंगलुरु में इतना हाई रेनफॉल आपको देखने को नहीं मिलेगा। कोची, चेन्नई, ये सारी चीज़ें आपको कहाँ मिल रही हैं? साउथ इंडिया। एक जगह बड़ी फेमस है चाय के लिए, दैट इज़ दार्जिलिंग। और ये दार्जिलिंग आता कहाँ है? वेस्ट बंगाल। और वेस्ट बंगाल की कैपिटल क्या है? कोलकाता। तो हेडक्वार्टर जो है टी बोर्ड ऑफ इंडिया का कहाँ हो जाएगा? बी, कोलकाता में। नेक्स्ट है टी बोर्ड के जो है ओवरसीज ऑफिसेस, जैसे इंडिया में मेन ऑफिस जो है टी बोर्ड का कोलकाता में है, उस तरीके से पूरे वर्ल्ड में 2 जगहों पे जो है आपकी फेमस टी बोर्ड के ऑफिसेस है, दैट इज दुबई एंड मॉस्को। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन बैंक इज नॉट अ नेशनलाइज्ड बैंक। पहली बात, ये नेशनलाइजेशन होता क्या है? जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में, तो इतना सफिशिएंट हमारी गवर्नमेंट के पास ना पैसा था, ना खिलाने के लिए जनता के पास था। तो यहाँ सरकार ने सोचा भाई डेवलपमेंट कैसे करें, तो उन्होंने ये बात सोची कि कुछ एक जनता के पास जो पैसा है, अगर वो बैंक में डिपॉजिट करेंगे तो सरकार उसको यूज़ कर सकती है ना डेवलपमेंट पर्पज़ के लिए। तो यहाँ पे पहली बार गवर्नमेंट ने सोचा कि बैंक हमें पैसा क्यों देगा, इसका मतलब बैंक को जो है कैसा बनाना पड़ेगा? सरकारी बैंक बनाना पड़ेगा, ताकि बैंक के पास जो भी पैसा आएगा वो जो है सरकार यूज़ कर सके, ताकि देश की डेवलपमेंट हो सके। और जब भी आप बात करो बैंक को जो है गवर्नमेंट बैंक बनाना है, तो उसके लिए जो है एक प्रोसेस किया जाता है जिसे नेशनलाइजेशन कहते हैं, जो कि बैंकिंग हिस्ट्री के सेकेंड फेज में स्टार्ट होगा। और ये बैंकिंग हिस्ट्री का सेकेंड फेज कब से कब तक आपका जो है बिगिन करेगा और कब तक एंड करेगा? तो 1947 से लेके 1991 का जो सिनेरियो है उसे हम सेकेंड फेज कहते हैं, जिसमें आपके बैंक्स की नेशनलाइजेशन होगी। सबसे पहला बैंक जिसकी नेशनलाइजेशन हुई है दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और इसकी नेशनलाइजेशन 1 जनवरी 1949 को होगी। सेकेंड की बात करें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी नेशनलाइजेशन 1955 में होगी। एसबीआई की अगर हम बात करें, इनिशियली एसबीआई नहीं था, इसमें 3 बैंक मर्ज होंगे, जिसके लिए फॉर्मूला बीबीएम याद रख सकते हो। बीबीएम मतलब बंगाल, नेक्स्ट बी बॉम्बे एंड एम से हो जाएगा मद्रास। तो बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे एंड बैंक ऑफ मद्रास का मर्जर होगा, और इन तीनों के मर्ज होने के बाद जो है एक बैंक बन के सामने आएगा, दैट इज इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और फर्दर इस इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम चेंज कर दिया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कब किया गया? 1955 में। तो दूसरा बैंक था, बट हमें कुछ एक ऑप्शन दिए, कॉरपोरेशन, देना, फेडरल या फिर आपका विजय बैंक। तो देखो यूजुअली बैंक की नेशनलाइजेशन 2 मैंने पहले आपको बता दी। थर्ड टाइम नेशनलाइजेशन 1969 में होगी, जब इंडिया में जो है 14 बैंक्स की नेशनलाइजेशन होगी। फिर सिनेरियो आएगा 15 अप्रैल 1980 का, जहां पे आपके जो है 6 बैंक्स की नेशनलाइजेशन होने वाली है। और यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा जिस भी बैंक के पास जो अमाउंट है टोटल, अगर वो रेंज कर रहा है 200 करोड़ रुपीस को, तो वो बैंक भी आपके सरकारी बैंक होने चाहिए। उसमें से कॉरपोरेशन बैंक के पास भी 200 करोड़ रुपीस का अमाउंट बन रहा था, देना बैंक भी, विजय बैंक भी। तो करेक्ट आंसर विल बी सी, दैट इज फेडरल बैंक। ये वो बैंक है जिसकी नेशनलाइजेशन नहीं हुई है। थैंक यू।